सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल का प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग हमें अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। यह कविता जब वह चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा था तो वहां के सुंदर दृश्यों को देखकर उसने इस कविता की रचना की। तो सर्वप्रथम हम इसके पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। देखो बेटा, इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज में संकलित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इसमें उन्होंने ग्रामीण प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें कवि कहता है कि वह अपने गांव चंद्रगहना को देखकर आया है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूं दृश्य अब मैं, अर्थात मैं अपने गांव चंद्रगहना को देख आया हूं और देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। अब मैं खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर उस सारे दृश्य को सजीव रूप में अनुभव कर रहा हूं, अर्थात अभी भी वे सारे दृश्य मेरी आंखों के आगे सजीव हैं। एक बीते के बराबर, बीता होता है बेटा अंगूठे के सिरे से लेकर जो हमारी छोटी उंगली है उसके सिरे तक की लंबाई। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। कवि कहता है कि खेतों में उगा हरा और ठिगना चना जो कि एक बीते के बराबर है, उसने अपने सिर पर बांधे मुरैठा शीश पर, मुरैठा होता है पगड़ी, शीश पर सिर पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। अपने सिर पर छोटे गुलाबी रंग का साफा बांध रखा है, अर्थात पगड़ी बांध रखा है, अर्थात उस पर गुलाबी रंग के फूल आए हुए हैं चने के पौधे पर। तो वो इस तरह से सज कर खड़ा हुआ है मानो उसने पगड़ी बांध रखी हो। कवि ने खेत में उत्पन्न चने के पौधे का बहुत ही सजीव और सुंदर चित्रण किया है, अर्थात उसे जो है चने का पौधा ऐसा लग रहा है उस पर गुलाबी फूल आए हुए हैं, जैसे उसने अपने सिर पर साफा बांध रखा है, पगड़ी बांध रखी है और वह सज कर खड़ा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो बेटा आगे देखिए, पास ही में मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। अब कवि क्या कहता है कि चने की खेती के पास ही मिलकर बीच में हठीली, हठीली क्यों कहा है कि खरपतवार नाशक का प्रयोग करने के बाद भी वह दोबारा से उगाई है। अलसी का पौधा उगा हुआ है और यह अलसी शरीर से बहुत ही दुबली पतली तथा लचीली कमर वाली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो यह छुए दू हृदय का दान उसको। अब कवि ऐसी कल्पना करता है, ऐसा सोचता है कि उस अलसी के पौधे पर नीले रंग के फूल आए हुए हैं, तो कवि ऐसा सोचता है कि जैसे उसने अपने सिर पर फूले हुए नीले फूल धारण किए हुए हैं, मानो वह कह रही हो कि जो भी इन्हें छू देगा मैं अपने हृदय का दान उसे दे दूंगी। यहाँ पर खिली हुई अलसी में एक प्रेमिका के व्यवहार की आकर्षक कल्पना की गई है। अब चलिए आगे चलते हैं बेटे। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। अब आपको पता है जब सरसों पक जाती है, सरसों का पौधा पक जाता है तो उसके ऊपर पीले फूल आ जाते हैं। तो कवि कहता है कि सरसों की मोहकता के विषय में तो पूछो ही मत, हो गई सबसे सयानी, अर्थात वह जवान हो गई है। उसने अपने वो जो पीले फूल आए हुए हैं, कवि को ऐसा लगता है कि उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और उसका विवाह
हो गया है, ब्याह मंडप में पधारी, उसका विवाह हो गया है और अब वह जो है मंडप में पधार चुकी है, आ चुकी है, उसका जो है ब्याह मंडप में आगमन हो गया है। अभिप्राय यह है कि सरसों जो है वो पककर तैयार हो गई है और ऐसा लगता है फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि को ऐसा लगता है कि होली का गीत गाता हुआ फागुन का महीना आ गया हो और पके हुए सरसों के खेत का बड़ा ही मोहक वर्णन इसमें किया गया है। कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और साथ ही में एक युवती की कल्पना भी की गई है। कवि आगे कहता है कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि कहता है कि प्रकृति एवं खेतों के भरपूर सौंदर्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा है और इस ग्रामीण शोभा ने ऐसा रूप धारण कर लिया है कि जिसे देखकर एक ऐसे आयोजन का दृश्य आंखों के सामने तैर जाता है जिसमें कोई कन्या अपने लिए जैसे वर का चुनाव करती है, अर्थात प्रकृति रूपी नायिका का प्रेम पूर्ण आंचल हिल डुल कर अपने भीतर प्रिय मिलन की तीव्र इच्छा को व्यक्त कर रहा है। और ये देखिए दूर विजन में, अर्थात विजन होता है जंगल या दूर का सूना प्रदेश, तो नगरों के पाखंडपूर्ण स्वार्थ में और व्यापारिक जीवन की तुलना में यहाँ के प्रेम की, अर्थात यहाँ के ग्रामीण प्रकृति के प्रेम की प्रिय भूमि कहीं अधिक उपजाऊ है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति के अंचल में चलने वाले प्रेम व्यवहार में स्थायित्व अधिक है। चलिए आगे चलते हैं बेटे इसके अगले स्टैंजा की तरफ। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही जिसमें लहरियां। अब कवि कहता है वहां का चित्रण करते हुए कि और पैरों के तले है, कि मेरे पैरों के तले है, पाँवों के तले क्या है, एक पोखर, पोखर मीन्स सरोवर, एक तालाब है। उठ रही इसमें लहरियां, इसमें लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और इस तालाब के नीले जल में जो भूरी घास उग आई है वह भी पानी के बहाव के साथ साथ लहरियां ले रही है, अर्थात जल के साथ साथ हिल डुल रही है। अब आगे देखिए बेटे, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। अब कवि वहाँ का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य की छाया, उसका प्रतिबिंब इस प्रकार से जल में पड़ रहा है, ऐसा लगता है जैसे चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा हो और हल्के हल्के हिलते पानी के कारण उसका आकार लंबा प्रतीत होता है और चमकीला होने के कारण वह चांदी की तरह चमक रहा है। उसे देखने में आंखें चुंधिया रही हैं, उसकी ओर दृष्टि टिकती नहीं है और पोखर के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं। हवा के कारण पानी की छोटी छोटी लहरें इन पत्थरों को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो ये पत्थर प्यासे हों और चुपचाप पानी पी रहे हों। पता नहीं ये पत्थर कब से पानी पी रहे हैं, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझ रही, पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। अब आगे देखिए, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। यहाँ कवि सरोवर का वर्णन करते हुए कहता है कि कोई बगुला चुपचाप अपनी एक टांग जल में डुबोए खड़ा हुआ है और वह मछली को देखते ही अपनी नींद का ध्यान त्याग कर झट से मछली को अपनी चोंच में पकड़कर गले में डाल लेता है, अर्थात मछली को निगल लेता है। कवि ने बगुले की इस ढोंगी वृत्ति का वर्णन किया है। वस्तुतः बगुला भोला सा बन जाता है और सरोवर के किनारे पर खड़ा हो जाता है और जैसे ही मछली आती है उसे वह तुरंत चट कर जाता है। अब आगे देखिए, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, यानी एक काले माथे वाली एक बहुत ही
चालाक चिड़िया का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जिसका माथा काला है और उसके श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। उसके पंख कैसे हैं? सफ़ेद। अचानक फड़फड़ाते हुए सरोवर में भरे हुए जल के ऊपर टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। वह अचानक से, जिसका माथा काला है और सफ़ेद पंख है, अचानक से सरोवर में भरे हुए जल के ऊपर टूट पड़ती है और एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। एक चंचल सफ़ेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर कहीं दूर आकाश में उड़ जाती है। चलिए बेटे आगे चलते हैं। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि कहता है और यहाँ से, इस सरोवर से भूमि कुछ ऊंची है जहाँ पर रेल की पटरी जा रही है। यह समय किसी गाड़ी के आने का समय नहीं है। यहाँ कवि स्वच्छंदता पूर्वक भ्रमण कर सकता है और उसे कहीं जाना नहीं है। आगे देखिए, चित्रकूट की अनकड़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। चित्रकूट की अनगढ़ी पहाड़ियाँ जो अधिक ऊंची नहीं है, दूर दिशाओं तक फैली हुई है और यहाँ की बंजर भूमि पर इधर उधर रीवा के कांटेदार और कुरूप पेड़ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का कितना सुंदर वर्णन कवि ने किया है कि यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ उस तालाब से भूमि कुछ ऊंची है और यहाँ से रेल की पटरी भी जा रही है और यह किसी गाड़ी के आने का समय नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर खुलेआम घूम सकता हूँ और मुझे कहीं पर जाना भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बेटे। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टै 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 सुन पड़ता है। अब कवि कहता है कि मीठा मीठा रस टपकाता हुआ तोते का टै 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 का स्वर जो है जंगल के हृदय को चीरता हुआ सा दिखाई देता है। वन स्थलों का हृदय चीरता, जंगल का हृदय चीरता हुआ सा दिखाई देता है। सारस का स्वर टिरटों टिरटों, मन होता मैं उड़ जाऊं, मैं पर फैलाए सारस के संग। अब कवि कहता है कि कवि का मन चाहता है कि वह भी अपने परों को फैलाकर सारस के संग उड़कर वहाँ जा पहुँचे जहाँ प्रेमियों की जोड़ी रहती है, जुगल जोड़ी रहती है, जहाँ दोनों साथ में रहते हैं। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे, वहाँ पहुंचकर मौन रूप से प्रेम की कहानी वह सुने। उसके प्रेम में निश्चलता का भाव होगा, इसलिए उसने प्रकृति के प्रांगण में चलने वाली निश्चल प्रेम कहानी सुनने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। यहाँ पर कवि ने अपने जीवन में पक्षियों से प्रेम भाव की शिक्षा पाने की कामना की है। उनकी मधुर आवाज़ उनके हृदय के भावों को प्रकट करने में सक्षम है। टै 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 और टिरटों टिरटों से श्रव्य बिंब की सृष्टि हुई है बेटे, और दृश्य बिंब ने गांव के सुंदर क्षेत्र को प्रकट करने में सफलता पाई है और अतुकांत छंद के प्रयोग से भी लयात्मकता विद्यमान हुई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है मीठा मीठा, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार तो इसमें है ही, साथ में तत्सम तद्भव शब्दावली का अधिकता से प्रयोग किया गया है।